हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोग निदान क्लास। मैं हूं तान्या कुमारी और यहाँ हम रोग निदान को सिंपल और कंसेप्चुअल तरीके से समझेंगे। निदान पंचक से लेकर डिजीज़ के कोरिलेशन तक। और आज का टॉपिक है अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। चरक ने कहा है कि अग्नि की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर ही समस्त प्राणी समूह का जीवन मरण अवलंबित है, क्योंकि अन्य द्वारा देह, धातु, ओज, बल आदि का पोषण होना अग्नि बल पर ही निर्भर करता है। अर्थात मतलब चरक के अकॉर्डिंग क्या है कि अग्नि बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अग्नि डिस्टर्ब है तो व्याधि उत्पन्न होगी, यहाँ तक कि आपका मरण मतलब डेथ भी हो सकता है। अग्नि के विकृति से डेथ भी हो सकता है, क्योंकि जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उस पर अग्नि का कार्य होता है, उसी को मेटाबॉलिज्म करते हैं और कहते हैं। और अगर मेटाबॉलिज्म बॉडी में अच्छे से ना हो, डाइजेशन सही से ना हो, तो फिर वो ना ही हमारे बॉडी को बल दे सकता है, ना ही वो अच्छा पोषण दे सकता है, ना ही उस अन्न से हमें जो सही पोषण चाहिए वो मिल सकता है। तो इसीलिए अग्नि को मूल कहा गया है। मतलब अगर अग्नि में कुछ विकृति है या अग्नि में विकृति हुई है तो आपके बॉडी को बहुत हानि हो सकती है। इसीलिए पूरी सारी पोषण, जो भी बॉडी की जितनी भी पोषण है, वह सब अग्नि के बल पर ही निर्भर करती है। देखो, अग्नि के अभाव में इन सब के पोषक रस धातु की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अग्नि का अभाव है, अगर अग्नि नहीं है तो सबके पोषक रस धातु की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब जो धातुओं से हमें जो हमें रस मिलेगी, जो हमें एनर्जी मिलेगी, वो मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हुआ ही नहीं बॉडी में। हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन अगर सही से नहीं हुआ है तो हमें एनर्जी कैसे मिल सकती है। तो वही है कि अग्नि के अभाव में हमें कोई भी पोषक नहीं मिलेगा, रस धातु की किसी भी प्रकार का पोषक हमें नहीं प्राप्त होगा। तो अग्नि के 13 भेद होते हैं, जैसे जाठर अग्नि 1, धातु अग्नि 7, सारे धातुओं के नाम पे, भूत अग्नि 5, पंच भौतिक महाभूत पे 5। और इनमें से जाठर अग्नि को महत्वपूर्ण कहा गया, क्योंकि जाठर अग्नि अपने स्थान पे रहते हुए भी और जितनी भी अग्नियाँ हैं उन सबका पोषण करती है, इसलिए इसको प्रधान माना गया। जाठर अग्नि की परिभाषा: मुख द्वारा आंत्र में आए हुए अन्न का विविध पाचक रसों के द्वारा पालन करके रस व मल रूप में परिणत करने वाली शक्ति को काय अग्नि व जाठर अग्नि कहते हैं। कहा जा रहा है कि हम मुख द्वारा जो हम खाना ग्रहण करेंगे, वो जो इंटेस्टाइन में जाएगा, मतलब जीआईटी में जाएगा, उसमें विविध पाचक रसों, मतलब बहुत सारे पाचक, जैसे एसिड काम करते हैं, HCl काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कार्ब्स का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है। तो वही बोल रहा है कि पाचक रसों के द्वारा पाचन हो गया, और वो क्या विभाजित होगा, रस व मल, मतलब एक जो बल देगा, पोषण देगा, दूसरा जो मल होगा। जैसे हम डाइजेशन से कोरिलेट करें तो हमारा डाइजेशन होने के बाद एक फीकल मैटर बनता है, और एक जो हम उससे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल, विटामिन्स, तो बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। बॉडी में जिस भी मिनरल्स, विटामिन्स या फिर कार्ब्स की जो नीड है वो हम उससे मिलता है। तो वैसे ही आयुर्वेद में भी है कि जब बॉडी में मुख द्वारा हम अन्न लेंगे, अन्न को ग्रहण करेंगे, तो उसमें अग्नि कार्य करेगी। अग्नि कार्य करके उसको 2 रस और मल और रस भाग में विभाजित करती है। मल भाग जो कि एक्सक्रीशन होता है, वेस्टेज होता है, और रस भाग जो हमें बल प्रदान करती है। अब जाठर अग्नि पित्त का ही एक सूक्ष्म अंश है। जाठर अग्नि को, जैसे पित्त क्या डाइजेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि पाचक पित्त, तो वो रिस्पॉन्सिबल है क्या डाइजेशन के लिए। तो जाठर अग्नि को भी उसका एक सूक्ष्म अंश माना गया है। अब अग्नि की श्रेष्ठ अवस्था क्या होती है? अग्नि की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें से श्रेष्ठ अवस्था क्या होती है कि जहाँ पे तीनों दोष सम अवस्था में होती है, तो वहाँ पे सम अग्निजनक होते हैं। मतलब वहाँ पे दोष में किसी प्रकार की कोई भी विकृति नहीं है, प्राकृत अवस्था में है, तो अग्नि भी सही होगी। तो ये अग्नि की श्रेष्ठ अवस्था होती है। अब अग्नि की अवस्थाएं, जैसा मैंने कहा कि अग्नि की 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कफ
कफज रोग अगर हो गया मतलब कफ की वृद्धि हो गई है शरीर में, तो वहाँ पे क्या मंद अग्नि होगी। इसमें क्या होता है कि अल्प मात्रा में भी जो भोजन हम खा रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, उसका कफ के प्रभाव से पाचन होता ही नहीं है, पाक होता ही नहीं है। तो अग्निमंद होने से भोजन का परिपाक नहीं होता, क्योंकि क्या अग्नि जैसे कफ का हम जानते हैं कि ये क्लेदक होता है और पिच्छिल होता है, तो ये लाइनिंग जीआईटी के लाइनिंग को कवर करता है, जिसकी वजह से उस पर अग्नि कार्य नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अग्नि मंद हो जाती है और भोजन अपरिपक्व अवस्था में रहता है। तो भोजन का अपरिपक्व अवस्था में होना ही क्या को अजीर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त मतलब कि पित्त की वृद्धि हो गया, पित्तज रोग हो गया, तो क्या तीक्ष्ण अग्नि होगी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अति मात्रा में भोजन का पाक तो होता है, लेकिन क्या परंतु इसमें कोई भी लाभ नहीं होता, पूर्ण लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जो समस्त भोजन है जो हमने खाना खाया वो भस्म के रूप में बदल जाती है। तो ना ही उसका उचित रूप से रस होता है, ना ही मल बनता है। तो इस वजह से ये भी पित्त की भी वृद्धि होना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अग्नि को बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण करती है। अब आते हैं वात की वृद्धि हुई है तो वातज रोग होगा। वातज रोग होगा तो इसमें विषम अग्नि होगी। इसमें क्या होता है, कभी कभी पाचन होता है, कभी कभी पाचन नहीं होता। अब हमें पता है वायु का गुण है ये योग वायु होता है, अर्थात जब अगर पाचन हो रहा है मतलब वायु और पित्त दोनों साथ में हैं और दोनों कम मतलब कंपेरेबल इफेक्ट दिखा रहे हैं और दोनों का पाचन सही से हो रहा है। अगर कभी नहीं हो रहा है मतलब कि कफ आया है साथ में और कफ की वृद्धि हो गई है, मतलब वात भी है और कफ भी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पाचन नहीं होगा। कभी पाचन हुआ, कभी पाचन नहीं होगा। अब सम त्रिदोष अवस्था, जो मीन्स समअग्नि, अब ये स्वस्थ व्यक्ति में होता है। तो ऐसे व्यक्ति मतलब इसमें दोष तीनों ही सम अवस्था में होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति भी मात्रावत भोजन ना करे तो अजीर्ण की सिचुएशन हो सकती है। मात्रावत जैसे कि चरक ने डिसाइड किया है कि कुक्षी का 1 भाग पानी से, 1 भाग वायु से और 2 भाग अन्न से पूर्ण होना चाहिए, तो ये मात्रावर्त है। और भी आचार्यों ने अलग अलग अपने वैल्यू प्रकट किए हैं इस पे, बट चरक के अकॉर्डिंग कि कुक्षी का 2 भाग अन्न से भरा होना चाहिए तो और 1 भाग वायु के लिए। तो अगर ये मात्रावर्त में भोजन ना करे तो भी ये सम दोष वाले भी लोग, मतलब जिसमें दोष सम अवस्था में है, सम अग्नि है उनकी, तो उनमें भी अजीर्ण हो सकता है। हाँ, तो चलिए अब दूसरा टॉपिक अग्निमांद तो हम स्टार्ट करते हैं। अग्निमांद का अर्थ क्या है, अग्नि का मंद हो जाना, मतलब एक कंडीशन है, सिचुएशन है जहाँ पे अग्नि कम हो गई है। ये इसमें इसे मतलब अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। अग्नि कम हो गई तो अब क्या होगा, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। डाइजेशन जब अच्छे से नहीं होगा तो अजीर्ण की उपस्थिति आएगी। चलिए अब अग्निमांद और अजीर्ण दोनों ही अन्यवह स्रोतस की दृष्टि है, मतलब अन्यवह स्रोतस में अगर दृष्टि हुई तो ये अग्निमांद या अजीर्ण दोनों ही हो गए। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये जानते हैं। अग्निमान एक चीरकारी अवस्था है, मतलब लंबा, क्रॉनिक, बहुत दिनों की अवस्था। अजीर्ण क्या है, एक आंसुकारी, अक्यूट अवस्था है, मतलब आज हो सकता है 2 घंटे में सही हो जाएगा या फिर 5 घंटे में सही हो जाएगा, तो यह अक्यूट अवस्था है। अब वही बोला गया है कि अग्नि की चिकित्सा दीर्घ काल अवधि तक चलती है, मतलब अग्निमांद में जो चिकित्सा है इसमें वो दीर्घ लंबे समय तक चलती है, बट अजीर्ण में थोड़ी चिकित्सा उपक्रम से ये शांत हो जाता है। अब अग्निमांद बहुत सारे रोगों का उत्पादक है। जैसे मैंने कहा कि अग्नि का कम होना रोगों को उत्पत्ति करता है, तो ये बहुत सारे रोग का उत्पादक है। तो अग्निमांद अजीर्ण भी रोग का उत्पादक है, मतलब अग्निमांद ही कारण है अजीर्ण के लिए। अजीर्ण मतलब डाइजेशन ना होना। अब हम मॉडर्न टर्म से कोरिलेट करेंगे अग्निमांद को। अग्नि मतलब डाइजेशन या फिर मेटाबॉलिज्म, मांद मतलब डाइजेशन का स्लो हो जाना या वीक डाइजेस्टिव फायर। अजीर्ण मीन्स इनडाइजेशन, मतलब अग्निमांद की वजह से अजीर्ण हुआ
अग्नि का कम होना, इट इज़ अ कंडीशन अग्निमांद, और अजीब इट इज़ अ व्याधि मतलब इनडाइजेशन होना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास की मिलती रहे। थैंक यू।